Hello students, in this video we are going to study about a very important term known as impulse. लेकिन impulse को समझने के लिए हमें उससे पहले समझना पड़ेगा impulsive forces को. तो let's see what is impulsive force and what are impulse. तो समझते हैं प्यारे बच्चों. Let imagine it a wall. मान लीजिए ये एक रिजिड वॉल है, वॉल, और वॉल भी कैसी रिजिड, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड. ठीक प्यारे बच्चा. और यहां हमारे पास एक बॉल है. वी हैव अ बॉल जिसका कुछ क्या है, मास है, हैविंग सर्टेन मास. अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस बॉल को एक वेलोसिटी से, सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकंड से हम इस बॉल को थ्रो करते हैं टुवर्ड्स द वॉल. तो जब ये बॉल को थ्रो किया गया, ये ऐसे चला, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहां आके ये इस बॉल को, ये बॉल दीवार को क्या करती है, हिट करती है. ये बॉल ऐसे 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 जाती है और यहां आके ये इस वॉल को क्या करती है, हिट करती है. क्लियर हो गया. अच्छा, जब ये बॉल चला था, मान लीजिए इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड. ओके. तो जब ये बॉल हमने थ्रो किया, तो मान लीजिए हमने इस बॉल को कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया होगा. ठीक है. ये काम आप अपनी लाइफ में कई बार कर चुके हैं. कई बार ये खेल खेला है कि बॉल होता है, हम उसको थ्रो करते हैं. ठीक है. चलिए, तो इस बॉल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड किया. ये गया, ऐसे चलता गया, और जैसे इसने दीवार को हिट किया, तो प्यारे बच्चों ये 10 मीटर से गया 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 और दीवार को इसने क्या किया, ऐसे हिट किया. तो जब इसने दीवार को हिट किया होगा, तो तब भी हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड. ओके. और ये बॉल दीवार को हिट करके, ठीक है, ये बॉल दीवार को हिट करके क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, ये जाता है, ये क्लियर हुआ. और हिट करने के बाद ये बॉल वापस भी आता है, रिटर्न बैक, ऐसे जाता है और हिट करने के बाद वापस आता है, रिटर्न बैक. और जब ये वापस आता है, हिट किया, किस वेलोसिटी से हिट किया, जो वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड कराया था, और हिट करने के बाद दीवार को ये क्या होता है, वापस आता है. आपने देखा है, बॉल लीजिए, दीवार को हिट थ्रो कीजिए, तो वो हिट करके क्या होगा, वापस आएगा. ओके. लेकिन जब वो वापस आता है, तो वापस किस वेलोसिटी से आता है, वो कुछ कंफर्म नहीं होता है. दैट इज नॉट कंफर्म. कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारी दीवार का नेचर. यानी वो दीवार जिससे बॉल हिट किया था, तो उस दीवार का नेचर कैसा है, वो रिजिड है, कम रिजिड है, ज्यादा रिजिड है. ठीक है. तो मान लीजिए ये जिस वेलोसिटी से गया था उसको हमने u ले लिया, और जिस वेलोसिटी से वापस आया उसको हमने रिटर्न बैक बाय वेलोसिटी v. ठीक है. हिट बाय वेलोसिटी u. मान लीजिए बॉल ने दीवार को कितनी वेलोसिटी से हिट किया, u वेलोसिटी से. हम इसको एक काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देते, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. u वेलोसिटी से चला, ठीक है, और इसने v वेलोसिटी से क्या किया, हिट किया. हिट बाय वेलोसिटी u. ठीक है. तो बॉल u वेलोसिटी से हिट करता है, और मान लीजिए v वेलोसिटी से वापस आता है. क्या ये बात समझ में? बॉल के पास मास u वेलोसिटी, इसको थ्रू किया गया, तो जैसे ये u वेलोसिटी से हिट करता है, v वेलोसिटी से वापस आ जाता है.
अब ये जो यू और वी है ये सेम भी हो सकते हैं पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मजेदार बात ये है, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जैसे ही बॉल ने दीवार को हिट किया वो कितनी देर में वापस आया, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट टाइम। व्हाई? बिकॉज वो जो टाइम होता है ना बेटा वो बहुत माइनर होता है। जैसे जरूरी नहीं ये हो, आप हम जैसे हम रैकेट खेलते हैं शटल को, तो जब शटल आता है तो हम उसको हिट करते हैं, तो क्या आप इमेजिनेट करते हो कि कितनी देर में हमने वो शटल को खाया और आपके रैकेट को हिट करके वापस चला गया, वो टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। या जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आया, बैट्समैन ने उस बॉल को क्या करा, हिट किया, तो वो बॉल बैट के कांटेक्ट में आता है और हिट करके वापस भी चला जाता है। तो वो जो हिटिंग टाइम है प्यारे बच्चों, या उन दोनों का बॉल का और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है। ऐसे इस बॉल और इस बॉल का जो कांटेक्ट टाइम है वो भी क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। यही मेन चीज है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, कांटेक्ट टाइम ऑफ बॉल एंड बॉल इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा टाइम होता है। बॉल आया, दीवार को हिट किया, तो दीवार को जब वो हिट कब करेगा, जब बॉल दीवार के कांटेक्ट में आएगा और हिट करके वापस भी आ जाता है। तो वे दोनों कितनी देर कांटेक्ट में रहे, वो टाइम प्यारे बच्चों क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। तो हमारे नेचर में, हमारी डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है, लेकिन बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक बॉलर ने बॉल को थ्रो किया और बैट्समैन ने उसको क्या किया, हिट किया, तो जब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तो बैट, बॉल और बैट कांटेक्ट में आए, तो बैट ने जो बॉल पे फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स है, वो इंपल्सिव फोर्स है। जब हम रैकेट खेलते हैं तो हमारा रैकेट शटल पे जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स। तो हमारी डेली लाइफ में बॉल को दीवार पे हिट किया, बॉल हिट करके वापस आ गया, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगा, इंपल्सिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों, डेली लाइफ में कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो लेट्स सी क्या होता है इंपल्सिव फोर्स। These are the force which act for a very short time of interval are known as impulsive force। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऐसे फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। और ऐसे फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है, ऐसे फोर्सेस का क्या होता है, जो इफेक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। यानी द इफेक्ट ऑफ impulsive force are known as impulse। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? impulse is not a force। impulse फोर्स नहीं है, वो उस फोर्स का इफेक्ट है। क्लियर हो गया? बात समझा भाई? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्सिव फोर्स एंड इंपल्स? ऐसे फोर्स जो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, और उसका जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, इंपल्स। क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि बॉलर बॉल थ्रो करता है और बैट्समैन उस बॉल को क्या करता है, हिट करता है। कभी
6, कभी 4, कभी इधर उधर चली जाती है। ओके, लेकिन आपको मालूम है कई बार क्या होता है, बैट टूट भी जाते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि बॉलर ने बॉल को थ्रो किया और बैट्समैन ने हिट किया और बैट टूट गया। इसका मतलब बॉल का बैट पे जो इंपल्स था वो बहुत ही ज्यादा था, यानी बॉल ने बैट पे जो फोर्स लगाया, देखिए फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। जैसी बॉल आया और बैट ने बॉल को कांटेक्ट किया, बॉल और बैट दोनों कांटेक्ट में आए, तो बॉल भी बैट पे फोर्स लगाता है और बैट भी बॉल पे फोर्स लगाता है। अब आप देखते हैं कई बार तो बॉल बाउंड्री चली जाती है, यानी बैट का इफेक्ट ज्यादा था बॉल पे, लेकिन कई बार बैट टूट जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉल का इफेक्ट बैट पे ज्यादा हो गया, यानी किसका इंपल्स ज्यादा हो गया, बॉल का इंपल्स ज्यादा हो गया। बात समझ आ गई? ओके, इमेजिनेट कीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और मैंने बॉल को दीवार पे क्या किया, हिट किया, फेंका, तो बॉल वापस आ जाता है। ओके, तो जब बॉल और बॉल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो बॉल भी दीवार पे फोर्स लगाता है और दीवार भी बॉल पे क्या लगाता है, फोर्स, और उसका एक इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट की वजह से ही बॉल क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो कोई आपसे ये पूछे कि ये बॉल हिट करके वापस क्यों आया, क्योंकि जो दीवार थी उसका इंपल्स ज्यादा था, उसके फोर्स का इफेक्ट ज्यादा था। बात समझ में आ गई? तो जो बॉल ने भी दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने भी बॉल पे फोर्स लगाया, लेकिन बॉल का जो इफेक्ट था यानी इंपल्स वो ज्यादा था, इसलिए वो वापस आ जाता है। तो एक तो इन दोनों के समझिए, इस बॉल और दीवार के बीच जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स होगा, इंपल्सिव फोर्स। व्हाई? बिकॉज contact time is very short। बात समझ आ गई? Contact time of ball and ball is very short, hence the force between ball and ball is इंपल्सिव फोर्स। क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स। बात समझ आ गई? और ये दोनों एक दूसरे पे क्या देंगे, इफेक्ट, और वही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। बात समझ आ गई? द बॉल रिटर्न बैक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय बॉल। जो बॉल वापस किसकी वजह से आया, उस फोर्स की वजह से जो दीवार ने लगाया। बात समझ आ गई? और उस दीवार ने जो फोर्स लगाया उसके इफेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। द इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज इंपल्स। तो क्या ये बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ये तो हमने प्यारे बच्चों केवल सिंपल एग्जांपल लिया, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो डू यू क्लियर अबाउट द इंपल्सिव फोर्स एंड इंपल्स? ओके, अब जरा ध्यान देना, यहां जो सबसे मजेदार बात है वो है ये जो टाइम इंटरवल है, शॉर्ट टाइम इंटरवल, ये बड़ी मजेदार बात है। तो क्या हम इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जरा ध्यान देना, एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए फोर्स और टाइम को लेके। क्लियर हो गया? तो देखिए ये बॉल को हमने दीवार की तरफ थ्रो किया, तो ये बॉल जाता है ऐसे 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 गया। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए 9 o'clock, 9 बजे मैंने इस बॉल को थ्रो किया, ऐसे फॉरवर्ड किया। 9 बजे इसको मैंने फेंका दीवार की तरफ, 9:01, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और 9:06 में इसने दीवार को क्या कर दिया, हिट कर दिया, और 9:07 पे ये क्या गया, वापस आ गया। तो जरा ध्यान देना, समझिए। तो 9 बजे यानी 0, 9:01 1, 9:02 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ये टाइम है। चलिए ये है टाइम एक्सिस। तो मान लीजिए बॉल को मैंने 9 बजे थ्रो किया, 9:01 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पर मान लीजिए 5 सेकंड में बॉल ने हिट करा और छठे सेकंड में वापस आ गई। तो देखिए क्या होगा। तो जब बॉल को थ्रो किया तब तो कोई फोर्स नहीं है, 1 सेकंड में कोई फोर्स नहीं है, 2 सेकंड में कोई फोर्स नहीं है, 3 में कोई फोर्स नहीं है, 4 में नहीं है, और 5वें सेकंड में बॉल ने दीवार को क्या करा, हिट किया। तो 5 सेकंड बाद एट द 9:05 में दीवार और बॉल के बीच में एकदम एक फोर्स आ जाता है, और अगले ही छठे सेकंड में वो फोर्स क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है, और फिर वो बॉल वापस चली जाती है। क्या ये बात समझ में? देखिए ये, तो यहां क्या है, ये कौन से, यहां से लेके यहां तक की क्या बात है, बॉल मूविंग टूवर्ड वॉल, बॉल दीवार की तरफ गई। यहां पे क्या है, ये क्या चीज है, बॉल हिट द वॉल, ये है इंपल्स, ये है इंपल्स। और यहां पे क्या हुआ, बॉल गेट बैक, बॉल क्या हो गई, वापस चली गई। तो प्यारे बच्चों, ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम है, ये टाइम होती क्या है, शॉर्ट टाइम है। दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम। तो जब कोई फोर्स किसी बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। तो ग्राफ क्लियर आ गया। तो ये तो आपको मैंने यहां से बताया है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में ग्राफ पूछ लिया जाए किसका, इंपल्स का, तो आप कैसे बनाएंगे, समझ लीजिए। ये फोर्स, ये टाइम, और ऐसे ये, यानी वो फोर्स जिसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही, ठीक है ना। दिस इज द इंपल्स। ओके, अब हम इंपल्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, समझिए। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द इंपल्स, इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो impulse is denoted by J। impulse को हम कैपिटल J से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डिनोट करते हैं। और मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर। तो अगर 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए impulse is a scalar quantity और वेक्टर, तो impulse is a प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो impulse is वेक्टर क्वांटिटी, नेचर क्लियर हो गया, J से रिप्रेजेंट करता है और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इंपल्स का जो फॉर्मूला होगा, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स कितने टाइम के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। देखिए फोर्स और टाइम, ये फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ, और ये जो एरिया आता है, ये जो इस ग्राफ का एरिया आएगा, ये एरिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। 1 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया आएगा, द एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ इज नोन एज इंपल्स। ये भी आप, इंपल्स का ग्राफ कैसा होगा, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया ही क्या कहलाता है, इंपल्स। चलिए,
तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये हो गया प्यारे बच्चे इसका फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। फोर्स न्यूटन, टाइम के लिए सेकेंड। तो प्यारे बच्चे ये इसकी क्या हो गई? एसआई यूनिट। ठीक है, तो इंपल्स की डेफिनेशन, इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स की यूनिट और इंपल्स का नेचर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आप इसकी डायमेंशन बता सकते हो? डायमेंशन क्या होगी? तो देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू और एक टाइम। ये तो गई फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, टाइम की टी। तो क्या बन जाएगा? ये टी इसकी एक पावर कम कर देगा। ठीक है, तो टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो ये हमने इंपल्स के बारे में क्या करी? सिर्फ बेसिक बातें करी। इंपल्स की डेफिनेशन, इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स की यूनिट, डायमेंशन और इंपल्स का ग्राफ। लेकिन इंपल्स के बारे में एक जो मेन चीज है वो अभी हम पता करने वाले हैं। ठीक, ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब एक्चुअली इंपल्स का फॉर्मूला ये होता तो है, लेकिन ये इंपल्स का बिल्कुल सही फॉर्मूला नहीं है। इंपल्स का जो सही फॉर्मूला है वो कुछ है, अभी बताते हैं। इज दिस रिटन बाय यू ऑल? ये कर लिया होगा, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, वी हैव impulse is equal to force into time इंटरवल। तो प्यारे बच्चों ये है फॉर्मूला किसका? इंपल्स का। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। लेकिन जरा इस फोर्स और इस टाइम को अच्छी तरह से हम समझते हैं। एक्चुअली ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है मैं आपको बता देता हूं। ये है वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है जो ऐसे क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे क्या होती है? घटती है। और ये जो टाइम है ये है शॉर्ट टाइम इंटरवल। और ये टाइम इंटरवल कैसा है? बहुत ही शॉर्ट है। तो फोर्स का नेचर क्या होता है? वेरिएबल। और टाइम इंटरवल का नेचर क्या होता है? शॉर्ट। बॉल और दीवार के बीच में जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। बॉल आता है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये होगा क्या? मान लीजिए दीवार है, बॉल ये ऐसे बॉल है और ये ऐसे 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 गया। तो हुआ क्या? सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी? बॉल ने इसको क्या करा होगा? हिट किया होगा। बॉल ने दीवार को क्या किया होगा? हिट किया होगा। ओके, उसके बाद ये बॉल हिट करने के बाद थोड़ा दबता है। ठीक है, जरा ध्यान देना। पहले इसकी शेप ये रही होगी, उसके बाद ये बॉल थोड़ा सा दबता है, ये। ठीक है, इसकी शेप में चेंज आता है। लेकिन जब इस बॉल को लगता है दीवार तो हटेगी नहीं, तो ये बॉल वापस अपनी शेप को रीगेन करके वापस चला जाता है। क्लियर हो गई बात? बॉल आया, दीवार को हिट किया, तो बॉल थोड़ी देर तक दबता है और फिर जब वो देखता है दीवार पर कुछ नहीं हो रहा तो वो फिर क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो जैसे बॉल है, बॉल हम बैट बॉल खेलते हैं तो आप देखते हैं ना, थोड़ी देर कुछ दिनों बाद वो बॉल क्या हो जाती है? घिस जाती है। क्यों? क्योंकि वो बॉल थोड़ा सा बैट को दबाती है। या हम शटल को खेलते हैं तो आप देखते हैं वो भी थोड़ा सा घिस जाता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि टच करके वापस आ जाता है, वो थोड़ा सा उसको इफेक्ट देता है। क्लियर हो गया? तो ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है? वेरिएबल होता है।
चलिए, और टाइम भी क्या होता है, काफी शॉर्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स कांस्टेंट होते हैं उनको तो हम लेते हैं एफ, क्या लेते हैं एफ, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं उनको हम लेते हैं इंटीग्रल एफ, उनका आगे हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रल लगा देते हैं। ये बात आगे याद रखना, फिजिक्स में कई जगह आपको इंटीग्रल लगा हुआ मिलेगा, तो इंटीग्रल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होता है जो वेरिएबल होती है। ओके, चलिए, और ये जो टाइम इंटरवल है, इस ये क्या है, टाइम है, लेकिन कैसा है, शॉर्ट टाइम, तो हमने क्या ले लिया, dt, dt यानी dt है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन साहब ने अपने सेकंड नियम में क्या बोला था, उन्होंने कहा था F इज इक्वल टू dp ओवर dt, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F की वैल्यू यहां रख दीजिए, dp ओवर dt इंटू dt। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां से dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इंटीग्रल dp बचेगा, इज दैट क्लियर? अब मैंने एक वीडियो में आपको बकायदा पूरा इंटीग्रल सिखाया था, तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी, इंटीग्रल dx क्या होगा, x, इंटीग्रल dy क्या होगा, y, इंटीग्रल dz क्या होगा, z, इंटीग्रल dp क्या होगा, p। याद आ गया? तो अगले स्टेप में बताइए ये क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम। समझे बात आ गई? चलिए, तो ओके प्यारे बच्चों, इसमें एक बात देखिए, हमारा ये जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम यहां पर लिमिट ले लेंगे P1 और P2। हमने यहां पर क्या ले लिया प्यारे बच्चों, लिमिट ले लिया। अब आपको मालूम है इंटीग्रल dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है, ये बात बताई थी आपको। तो यहां इंटीग्रल dp क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, और ये है लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट, P1 और P2। तो ये आपको बताया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना, तो दिस विल बिकम P2 माइनस दिस विल बिकम P1। अब P1 क्या है, P1 है इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, mu। मैंने बताया था जब वेलोसिटी इनिशियल तो इनिशियल मोमेंटम, और वेलोसिटी फाइनल तो मोमेंटम भी फाइनल। और प्यारे बच्चे यहाँ पे P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी mv। क्लियर हो गया? तो हम यहां पे क्या रख दें, mv माइनस mu। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। ये है इंपल्स का सही फॉर्मूला। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि मान लीजिए अगर हमें इंपल्स को कैलकुलेट करना होता है, इफ वी आर विलिंग टू कैलकुलेट द इंपल्स, तो हमारे पास प्यारे बच्चों इंपल्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। अब चलिए हमने फोर्स को भी पता कर लिया, मान लीजिए हम फोर्स को भी पता कर लेते हैं, लेकिन ये जो टाइम इंटरवल है प्यारे बच्चों ये इतना शॉर्ट होता है कि इसको कैलकुलेट करना कई बार क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने अपने इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर लिया, चेंज इन मोमेंटम। अब ये सभी टर्म बहुत इजी हैं, मास हमें मालूम है, v और u हमें मालूम है, तो ये टर्म कैलकुलेट करना इजी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंपल्स। अब देखिए मान लीजिए मैंने 1 किलोग्राम की बॉडी को, मान लीजिए मेरे पास 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से क्या किया, थ्रो किया, तो m और u मुझे मालूम है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, इनिशियल मोमेंटम। और हम ये देखते हैं कि वो बॉल हिट करके
वही सेम बॉल 10 से हिट किया, मान लीजिए वो 5 से वापस आती है, 5 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड से हमने उसको थ्रो किया और वापस आती है 5 मीटर पर सेकंड, तो v भी हमारे पास है। क्लियर हो गया? तो u और v की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंपल्स। तो इसलिए हमने अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करा है, मॉडिफाई किया है। क्लियर हो गया? तो न्यूमेरिकल करते वक्त जब भी हम इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, व्हेनेवर डूइंग द न्यूमेरिकल, जहां भी हमसे इंपल्स कैलकुलेट कराया जाता है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब इस बात में एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें इंपल्स आपसे पूछा जाएगा, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे, ये जो u और v है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, प्यारे बच्चों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन एक ही होनी चाहिए, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में होने चाहिए। अगर u x एक्सिस में है तो v भी क्या होना चाहिए, x एक्सिस में। u अगर y एक्सिस में है तो v भी क्या होना चाहिए, y एक्सिस में। u अगर z में है तो v भी क्या होना चाहिए, z। यानी जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो v और u के कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, ये दोनों एक ही एक्सिस पे होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो नोट करने वाली बात क्या है, u एंड v मस्ट बी इन द सेम कोऑर्डिनेट, यानी डायरेक्शन। इस बात को आप और अच्छी तरह से समझेंगे व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल। तो ये हमने प्यारे बच्चों आपको इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स का नेचर, सारी बातें आपको बताई। ठीक है, अब हम अपने कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशन करेंगे जो किस पर बेस्ड है, इंपल्स पर बेस्ड है। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखते हैं अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5.4, जिससे आपको इंपल्स का कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या है ये न्यूमेरिकल। हमसे कहा गया है, अ बैट्समैन हिट बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर without changing its initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. देखिए क्या बात है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने आज समझा था कि एक बॉल को दीवार की तरफ फेंका और वो टकरा के वापस आती है। तो बस यहाँ दीवार की जगह क्या है, एक बैट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए यहां हम इस दीवार की जगह क्या ले लेते हैं, ये हमने एक बैट एज्यूम कर लिया, ये हमारा एक क्रिकेट बैट हो गया। ठीक है, तो बॉल आया, सवाल वाला क्या कहता है, बॉल आता है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बॉल 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, हिट करता है और वापस आ जाता है सेम वेलोसिटी से, उतनी ही वेलोसिटी से प्यारे बच्चों वापस आ जाता है। और मास कितना दिया हुआ है, यहां बॉल का मास है 0.15 किलोग्राम। चलिए ओके, तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, सवाल में पूछा है ये बैट इस बॉल पर कितना इंपल्स लगाएगा। डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, यानी बॉल कितना इंपल्स महसूस करेगी या बॉल बैट के फोर्स का कितना इफेक्ट महसूस करेगी। बैट जो बॉल पर फोर्स लगाएगा उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वही बॉल के लिए क्या होगा, इंपल्स।
बॉल का इंपल्स क्या है? द इफेक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाई बाय बैट। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस mu। ये फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए, तो हमने इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लिया। ओके बेटा, अब जरा ध्यान देना, यहां एक बात जरा समझो, मैंने क्या बोला था? u एंड v मस्ट बी इन द सेम कोऑर्डिनेट। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो u और v की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। यहां देखिए, क्या u और v की डायरेक्शन सेम है? नहीं। u इस तरफ है तो v इस तरफ है। समझे बात आ गई? ये है u की डायरेक्शन और ये है v की डायरेक्शन। तो u और v की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था? मेन बात क्या है, इसमें u और v की डायरेक्शन सेम लेनी होती है। ओके, तो हम क्या करें, यहां आप क्या करेंगे, जब u और v की डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट। तो प्यारे बच्चों, एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? माइनस। तो देखिए, यहां क्या करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, v देखिए, समझना बेटा, ये है v की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है? v की। ये किसकी डायरेक्शन है? u की। देख लीजिए, u इधर है, v इधर है, तो हमें इन दोनों को एक डायरेक्शन में लेना है। तो मैं क्या करता हूं, u की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं। तो जब आप u की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों, u क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन चेंज करते ही उसके आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपने देखे, v इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ u। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और हमें कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो हमने u की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, और u की डायरेक्शन रिवर्स करते ही ये माइनस, ये प्लस u क्या हो गया? माइनस u हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर ये जो u है ये क्या होगा? माइनस u होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए तो देख लीजिए, m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? मास कितना है? 0.15 इंटू v की वैल्यू कितनी है? 12। फॉर्मूले का माइनस, किसका माइनस प्यारे बच्चों? फॉर्मूले का माइनस। दोबारा से m की वैल्यू रख दो, 0.15 इंटू u की वैल्यू क्या है? वही 12, लेकिन 12 नहीं, माइनस का 12। तो प्यारे बच्चों ये माइनस क्यों आया? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, ये जो v है ये तो v ही रहने वाला है, लेकिन यहां ये जो u है ये क्या हो जाएगा? माइनस u हो जाएगा। यही मेन बात है। हमने क्या करा, u को v की डायरेक्शन में ले लिया, यही इस फॉर्मूले की शर्त है प्यारे बच्चों। तो अब समझ में आया, ये वाला माइनस तो था ही, ये वाला माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने u को क्या कर दिया था? v की डायरेक्शन में ले लिया था, जो इस न्यूमेरिकल के जो इस फॉर्मूले की शर्त है। ओके, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। देखिए, 0.15 मल्टीप्लाई 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.15 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.15 इंटू 12, तो दिस विल बिकम 0.1, ये हो जाएगा 3.6 न्यूटन। तो क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा? चलिए, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। तो हमारा इंपल्स कितना है? 3.6 न्यूटन। न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन।
सेकंड। इंपल्स की यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन सेकंड। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसके कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जब भी आप इंपल्स का न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे, u और v को एक ही डायरेक्शन में लेना है, बस, बाकी हो जाएगा। एक ही कोऑर्डिनेट में और एक ही डायरेक्शन में। Okay, now do some daily base application based on impulse. ठीक है? Now we are doing daily life application based on impulse. प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, impulse is not the force, impulse is the effect of force. क्या ये बात समझ में आई? हमने एक दीवार को हिट किया, हमारा जो हाथ है वो लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीवार का जो हमने दीवार को हिट किया, तो हमने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार भी हम पे फोर्स लगाती है, और उस दीवार के जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा होगा, हमारा हाथ सूज जाएगा। लेकिन अगर हम उसी ताकत से एक पिलो को हिट करें तो हमारा हाथ कुछ भी महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पिलो का जो फोर्स हमारे हाथ पे लगेगा उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। तो समझ आ गया? दीवार के फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है तो उस केस में इंपल्स ज्यादा, और हमने एक पिलो को हिट किया तो पिलो का जो फोर्स है वो उसका इफेक्ट कम है, यानी इंपल्स कम है। तो इंपल्स इज नॉट द फोर्स, इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स कितना इफेक्ट देता है, जरा समझिए इस बात को। देखिए, दो तीन बढ़िया से डेली लाइफ का एप्लीकेशन करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, सपोज कीजिए ये एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, ये एक हाइट है, ओके, ये एक आदमी है और ये यहां से जंप करता है, ये यहां आया, और ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है ये है हार्ड फ्लोर है काफी, ठीक है। तो जब ये आदमी ऐसे आएगा तो इसके पैर क्या करेंगे? फ्लोर को हिट करेंगे, ठीक है। फुट ऑफ पर्सन हिट किसको? हार्ड फ्लोर। तो रिजल्ट क्या होगा? फुट गेट डैमेज, पैरों में चोट आएगी। लेकिन यही आदमी अगर एक पर्टिकुलर हाइट से जंप करे, किधर? कैसे फ्लोर पे? मडी फ्लोर पे, मिट्टी वाले फ्लोर पे, ठीक है ना, मडी फ्लोर, मडी फ्लोर। तो क्या इसके पैरों को चोट लगेगा? नहीं, नो डैमेज ऑन फुट, पैरों को कोई चोट नहीं लगेगा बाय मडी फ्लोर। बताइए क्यों? क्योंकि जब ये आदमी, जैसे ही आदमी कूद के आया और इसके पैरों ने फ्लोर को हिट किया, तो फ्लोर कैसा है? हार्ड। तो जो फ्लोर है वो दबेगा नहीं। लेकिन यहां क्या होगा? यहां आप देखेंगे जब आप मिट्टी पे कूदते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी धंस जाती है, नीचे चली जाती है, यानी ये जो मडी फ्लोर है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? नीचे खिसक जाता है। अब हुआ क्या? सारा खेल क्या है जरा समझिए। आपको मालूम है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम।
इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों ये तो क्या है? कांस्टेंट। भाई फोर्स तो कांस्टेंट है, उस वो तो उतना ही रहने वाला है। मान लीजिए जो आदमी है, इस आदमी का फोर्स क्या होगा? इसका वेट। ये आदमी चाहे हार्ड फ्लोर पे जंप करे, चाहे ये मिट्टी वाले फ्लोर पे जंप करे, तो क्या इसका वेट चेंज होगा? नहीं, वेट